भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक संगठन। अगर किसी शब्द के आगे लिखा है ये संवैधानिक है और किसी के आगे लिख दिया गैर संवैधानिक और किसी के आगे लिख दिया सांविधिक, इनको सब लोग समझ लेना। इसको लीगल कहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। संवैधानिक अब समझोगे तो बात बनेगी, वरना रटोगे तो फंस जाओगे। संवैधानिक का मतलब है उस किताब में अगर कोई आर्टिकल, कोई अनुच्छेद किसी चीज के बारे में कुछ बताता है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन है या वो यूपीएससी है या वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है या राष्ट्रपति है, पीएम है, जितने नाम तुमने अब तक सुने, अगर उनसे जुड़ा कोई आर्टिकल है, इसका मतलब वो चीज कहलाएगी संवैधानिक, क्योंकि इसका अर्थ ये हुआ कि उस किताब में उसका जिक्र आया, कॉन्स्टिट्यूशनल है वो चीज। आप जितनी बड़ी बड़ी हस्तियां जानते हैं ना, पीएम है या आपका महान्यायवादी है या आपका सीएम है, राज्यपाल है या प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब संवैधानिक है। ये कोई मर्जी से नहीं बैठता कि मैं इस कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा, ये बना हुआ है, ये पद है। लेकिन एक पोस्ट आपने कभी नहीं सुनी उप प्रधानमंत्री की, सुनिए ये पोस्ट, ये संवैधानिक नहीं है, इसलिए कोई है भी नहीं। सरकार जरूरत के अनुसार अपनी इस पोस्ट पे एक आदमी को बैठा लेती है, अदरवाइज हटा देती है। जब भी कभी सरकार में दो टक्कर के लीडर हों और दोनों में ये हो कि इनमें से कोई सा एक बनेगा, तो फिर सरकार करती है कि अपनी बराबरी की दूसरी पोस्ट क्रिएट कर दी जाए। जैसे जब आपका देश आजाद हुआ तो नेहरू तो थे ही थे, आपके देश में एक टक्कर का लीडर थे पटेल, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि देश का पीएम कौन बन जाए, लेकिन पटेल तो नहीं बन सकते। उस टाइम पर ये पोस्ट क्रिएट की गई थी उप प्रधानमंत्री की। जो भी उप प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है पोस्ट, इसीलिए उसको कोई ऐसी पोस्ट दी जाएगी जो बड़ा कैबिनेट रैंक होगा। तो कैबिनेट रैंक में सबसे बड़ा मान लेते हैं हम गृह मंत्री को। आपके पीएम के ठीक नीचे कौन सा मंत्री है बड़ा? गृह मंत्री। आज भी तो तुम देखते हो कौन है गृह मंत्री? अमित शाह। सारी पॉलिसी मेकर अमित शाह ही है ना बीजेपी का। गृह मंत्री उस टाइम में कौन बना दिए गए थे? पटेल। पर क्योंकि इनकी पोजीशन स्ट्रांग बनानी थी तो इसलिए एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी गई थी उप प्रधानमंत्री की। सेम ऐसा इंदिरा की सरकार ने किया। इंदिरा गांधी जब पीएम की कुर्सी पर बैठी तो उसके सामने बहुत ज्यादा समझदार एक लीडर थे, मोरारजी देसाई। एक्सपीरियंस में, एज में उनसे बहुत ज्यादा ऊंचे पद पर थे। तो इंदिरा गांधी जब पीएम बनी तो उसने वापस मोरारजी को किस पोस्ट पर बैठा दिया? उप प्रधानमंत्री। ये अलग बात है कि मोरारजी देसाई लंबे नहीं टिके, अपनी मर्जी से इस्तीफा देके अलग हो गए कि मैं इंदिरा के अंडर रह के काम नहीं कर सकता, इसका ज्ञान उस स्तर का नहीं है कि ये हमें इंस्ट्रक्शंस दे। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे मोरारजी। ऐसा ही सेम सिचुएशन जब पिछली बार बीजेपी आई थी ना इस सरकार से पहले, 1999 से 2004 के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके पीएम थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी पोजीशन भी बहुत स्ट्रांग थी, इसलिए ये भी 2002 से 2004 तक यानी 2 साल तक आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये कुछ नाम बड़े बड़े इसलिए बताए ताकि तुम्हें याद रह जाएं। ऐसे आपके प्रधानमंत्री एक बार देवीलाल जी भी रहे थे 1989 में, 90 में, लेकिन वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो लंबे नहीं टिके। ये टक्कर के आदमी थे, आडवाणी और वाजपेयी टक्कर के थे, मोरारजी और इंदिरा और पटेल और नेहरू। तो कुछ पोस्ट जिनके बारे में संविधान नहीं बताता उन्हें हम कहते हैं ये गैर संवैधानिक हैं। एक बड़ी पोस्ट जो हमें याद रखनी है कौन सी है? ये उप प्रधानमंत्री की। ज्यादातर चीजें संवैधानिक हैं, पर कुछ चीजें आपने बना ली, जो खुद बनाई कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, और उनको आपने नाम दे दिया ये गैर संवैधानिक है। कुछ चीजें आपने वैसे ही बना दी, आपने का मतलब कि सरकार ने, लेकिन कुछ चीजों पर सरकार को कानून लाना पड़ा और कानून के बाद उनकी स्थापना की गई। ऐसी चीजें जिनको कानून के बाद स्थापित किया गया, इन्हें नाम दिया गया सांविधिक। विधिक मतलब विधि से जुड़ा कानून। कभी ना कभी कोई ना कोई जरूरत पड़ने पर हमारी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में कभी अमेंड कर देती है, कभी नहीं भी करती, विधि कानून बना देती है और कानून से किसी संस्था का निर्माण कर देती है। तो हम कहते हैं ये सांविधिक है, यानी इसको कानून के तहत बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनानी है, जैसे एक बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में बनी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही उसका नाम है, जंतपाली जाटपाली महेंद्रगढ़ में। तो उसके लिए लोकसभा राज्यसभा में उन्होंने काम किया था और विधि के द्वारा उसकी स्थापना की गई। तो हम क्या कह देते हैं वो कैसी है? सांविधिक। किसी कानून से कोई बनाई जाए अधिनियम लाके तो वो सांविधिक कहलाती है। अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून की तरह से, जिसको आप एक्ट कहते हैं। कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, कुछ नहीं लिखी, लिखी हुईयों को कहेंगे आप, ये है संवैधानिक। जो नहीं लिखी हैं, आपने कानूनन बनाई है, वो सांविधिक। और कुछ चीजें जो कि आपने कानून ऐसा नहीं बनाया और संविधान में नहीं है, उनको गैर संवैधानिक। एक एक पढ़ते जाओगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मैं एक पहला बताती हूँ, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहली देखना हेडिंग क्या लिखी है, हाँ, नीति आयोग। इसको थोड़ा सा सुनो और समझो। जब आपका देश आजाद हुआ ना
तो आपके देश में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि प्लानिंग कौन करेगा देश के लिए। जैसे घर की प्लानिंग घर के बड़े करते हैं, देश की प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग कमीशन, पीसी बोलते थे पहले, एक पीसी प्लानिंग कमीशन, ये मार्च 1950 में, तब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो चुका था और उसमें कहीं नहीं लिखा था प्लानिंग कमीशन बनाना है। उस किताब के लागू होने के बाद आपकी उस टाइम की सरकार ने, यानी नेहरू के टाइम की सरकार ने ये फील किया कि कोई ऐसा आयोग हो जो भारत के लिए योजना डिसाइड करे, और उसका नाम क्या रख दिया गया, योजना आयोग। ये प्लानिंग करेगा, किस चीज़ की प्लानिंग? प्लानिंग करेगा हम अगले 5 साल में कैसे देश में बिजली के उत्पादन को बढ़ाएं, हम क्या करें कि शिक्षा का स्तर बढ़े, हम कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन रख के पूरे देश को आगे बढ़ाएं। योजना आयोग का कहीं जिक्र इस किताब में नहीं था, इसलिए आप कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक है। योजना आयोग को काम दिया, आप 5 ईयर्स के प्लान बनाओ। तुम ये जानते हो ना, तुम्हारे देश में 5 साल के प्लान बनते थे, अब भी बनते हैं क्या? इस सरकार ने खत्म कर दिए। मोदी सरकार ने 2017 लास्ट प्लान खत्म हुआ था, 12 से 17 का, 17 के बाद 21 लगभग जाने वाला है, सितंबर आ गया, कोई प्लान नहीं बना। आपके देश में पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी सरकार कितने साल के लिए आती थी, 5 साल। 5 साल में वो जो काम करेगी उसको वो कहती थी ये हमारी पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लानिंग है। ये आपने 7 साल की प्लानिंग करता था रशिया, यूएसएसआर, उसको देख के आपने सीखा कि इस तरह का प्लान होना चाहिए ताकि सरकार कोई काम करे। ये पंचवर्षीय योजना लंबी टिकी, बीच में ब्रेक्स भी आए, जब आपके देश की हालत खस्ता थी, खराब थी, तो आपने देखा बीच के हॉलीडे ब्रेक भी आए थे। लेकिन फाइनली देखें तो 2012 से 2017 ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, और मोदी सरकार ने कहा अब हम पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाएंगे, अब हम अपने आप देखेंगे किस साल में क्या करना है। तो प्रेजेंट में आपके देश में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनती, पहले बना करती थी। योजना आयोग का काम ही इन प्लान्स को बनाना था। किन प्लान्स को? कितने साल के प्लान्स को? 5 साल। जब ये मोदी सरकार नहीं आई ना पिछले टेन्योर में 2014 में, तो इस सरकार ने कहा, प्लान बनाया कि हमें तो योजनाएं बनानी ही नहीं है, इस योजना आयोग को हम खत्म करते हैं और इसकी जगह हम एक नया आयोग बनाते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया, नीति आयोग। नीति का मतलब है ये नेशनल इंस्टीट्यूशन है, पूरे देश का नेशनल इंस्टीट्यूशन। किस चीज़ के लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी भारत में बदलाव लाने के लिए एक आयोग बना दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट बना दिया इंडिया को बदलने के लिए। तो कैसे बदलोगे? तो कहा अपने आप बदलेंगे। इसमें बहुत सारे लोगों को ऐड किया। सबसे पहले तो पीएम इसका हेड है, फिर इसमें कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, कैबिनेट मंत्री। फिर इसके अलावा इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड कर लिया। प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना दर्शाता है कि आपके पीएम की ये प्लानिंग थी कि प्राइवेट सेक्टर वालों को भी सरकारी चीज़ों में धीरे धीरे करके इन्वॉल्व कर लिया जाए। जब स्टार्टिंग इसकी की गई तो कहा गया प्राइवेट सेक्टर इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मिक्स्ड इकोनॉमी है ना आपकी, प्राइवेट भी और सरकारी भी। उस टाइम पे कहा प्राइवेट सेक्टर को मिलाने का लॉजिक ये है क्योंकि आप मिक्स्ड इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे भाई कैसे रोजगार के अवसर क्या कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं 2021 तक आते आते अगर आपकी समझ में आया हो, मिश्रित में कौन भारी होते चले गए, निजी या सरकारी? निजी सेक्टर आपका लगातार आगे बढ़ रहा है और सरकारी संपत्ति धीरे 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 करके सिकुड़ती और सिमटती जा रही है। ये पता है ना सब लोगों को। आपकी सारी सरकारी संपत्ति में साझेदारी किसकी बढ़ती जा रही है? निजी की। ये तुम्हें लगेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, ये तुम्हें समझ में कुछ साल बाद आएगा। निजी सेक्टर सिर्फ एक चीज पे रन किया जाता है, मेरा प्रॉफिट कितना है। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं है तो मैं सेक्टर को क्लोज कर दूंगी। ये सबके साथ है, बैंक भी इसी नीति पे चलते हैं। हर आदमी जब काम करता है ना तो उसका टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना। आप अपने आप से समझो, आप एक दुकान खोलो और उस पर कोई ना आए तो आप उस दुकान को कितने दिन खोलेंगे? अगर आप किराए पे बैठे हैं, आप वहाँ पे बिजली का बिल देते हैं, आपके यहाँ कोई सफाई वाला आता है और ग्राहक कोई नहीं आता, तो कितने दिन दुकान चलेगी? 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, फाइनली बंद करनी पड़ेगी क्योंकि आपको क्या नहीं हो रहा, प्रॉफिट। ये सब चीजें प्रॉफिट बेस्ड हैं। सरकारी इकलौता एक ऐसा सेक्टर था जिसमें प्रॉफिट देखना था, लेकिन प्रॉफिट से पहले समाज की भलाई देखनी थी। आप सरकारी स्कूल देख लीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं देते ना। सरकारी स्कूल में मैंने शायद कल भी एग्जाम्पल दिया, एक एक स्कूल में करोड़ करोड़ रुपया खपत हो जाता है। अगर 15 टीचर है ना, लाख लाख रुपए के टीचर हैं वो, फिर सफाई वाला भी वहाँ 30,000 35,000 से कम का नहीं है। बिजली पंखे किसको चिंता बंद करने की, पानी का खर्चा कौन देखता है? ये बहुत ज्यादा खर्चीली जगह होती है सारी सरकारी, लेकिन सरकार इस खर्चे को देख के भी अनदेखा करती है क्योंकि वो कहती है हमारे भारत में एक शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीएम्बल में, कि भारत कैसा है, समाजवादी। इसका मतलब किसका भला करना है? समाज का। और इस समाज के भले के लिए अगर आप थोड़ा नुकसान भी उठा लें, सरकार कहती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोच सरकार रख सकती है, क्या निजी सेक्टर ये सोच रख लेगा? क्या कभी भी नहीं। निजी क्यों चलेगा? तुम भी नहीं चलाओगे ना, दूसरों को छोड़े, अंबानी अडानी की बात क्यों करें? हम अपने आप को देखें, हम एक प्राइवेट चीज अगर चलाते हैं तो क्या हम उसमें प्रॉफिट चाहते हैं कि नहीं चाहते?
चाहते हैं ना, जब ये प्लानिंग कमीशन खत्म किया ना, और कौन सा आयोग बनाया, नीति आयोग। इसमें किन लोगों की एंट्री थी, प्राइवेट सेक्टर की, अभी भी चल रहा है। और नीति आयोग कहने के लिए तो बनाया था, बहुत कुछ प्लान करने के लिए, प्लानिंग कमीशन से बेहतर कहा गया था, लेकिन अब पढ़ते हैं तो लगता है कि सब कुछ सेम ही तो है। क्या बदला इन 7 सालों में, यही प्लानिंग कमीशन करता था, यही नीति आयोग, उसका हेड भी पीएम था, इसका हेड भी पीएम है। उसमें बस प्राइवेट सेक्टर वाले नहीं थे, इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले एक्स्ट्रा आ गए। इसका कहते हैं ये थिंक टैंक है, यानी ये बुद्धिजीवी लोगों के ऊपर काम करता है और सारे देश के लिए सोचना, विचारना, प्लानिंग करना, राज्यों की कैसे बढ़ोतरी, देश की कैसे बढ़ोतरी, सब काम इसके हैं। तो आज आपके देश में इंटेलेक्चुअल लोगों का एक ग्रुप अकॉर्डिंग टू पीएम कौन सा आयोग बैठा हुआ है, नीति आयोग, जिसका काम है आपके लिए नीतियों का निर्माण करना। इस नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका ये आयोग है। इस आयोग को काम करवाना पड़ता है, सारी प्लानिंग करता है ये। इसके बाद ये जाता है एनडीसी के पास। एनडीसी है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका काम है विकास का काम देखना। राष्ट्रीय नेशनल विकास डेवलपमेंट काउंसिल परिषद, ये पहले भी थी, 1952 में बनी थी। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग करती और इसको भिजवा देती फाइल, ये उसको पढ़ती और उस पर स्टैंप लगाती और साइन करती। अगर इसका स्टैंप लगती तो पंचवर्षीय योजनाएं एग्जीक्यूशन में आती, अदरवाइज नहीं। इसके बिना पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं होती थी। अब योजना आयोग ने तो अपना नया नाम बना लिया, क्या नाम बना लिया, नीति आयोग। एनडीसी आज भी है ऐसे का ऐसा, ना इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में था, ना इसका था और ना इसका। ये सब, ये 50 में बना था, ये 2015 में अस्तित्व में आया, ये 1952 में। 1952 वाले का एज इट इज काम चल रहा है। आज भी इसका मुखिया पीएम है, इसका मुखिया भी पीएम था, इसका मुखिया भी पीएम, इसका मुखिया भी। राष्ट्रीय विकास परिषद में बस एक्स्ट्रा किन लोगों को बुला लिया, सीएम को। जितने आपके सीएम हैं इंडिया में, आपके प्रेजेंट में कितने सीएम होंगे, 30। 28 तो राज्य हैं और 2 यूटी, दिल्ली और पौंडीचेरी, सारे के सारे सीएम प्लस आपके जितने यूटी है ना, यूटी में जो काम संभालता है उसको प्रशासक, या उसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर यूटी के काम प्रशासक संभालता है। कहीं कहीं यूटी में आपने देखा एलजी भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हर जगह गवर्नर तो है ही है, गवर्नर जिसको आप राज्यपाल कहते हैं। तो एक तरह से मानो पूरे देश की एक मीटिंग होती है ये कोर मेन आदमियों की, जिसमें पीएम है, 30 के 30 सीएम आएंगे, हर यूटी का प्रशासक या एलजी जो भी संभाल रहा है वो आएगा, और हर राज्य का गवर्नर। इन सबके साथ बैठक होगी और फिर विचार विमर्श करेंगे क्या करना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये एज इट इज काम कर रहा है, जैसे पहले भी काम कर रहा था। किसका नाम बदल गया, पीसी का। पीसी का नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। पीएम ने तो कहा था हमने पूरी तरह बदल दिया, पर पढ़ के आपको लगेगा वही काम वो कर रहा है जो प्लानिंग कमीशन करता था। दोनों का मुखिया कौन है। अच्छा, अब कहीं पंचवर्षीय योजनाएं क्या बन रही हैं भारत में, नहीं, अब बंद है। लास्ट पंचवर्षीय योजना कब तक थी, 2017 तक। उसके बाद अब तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई। थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आगे जो जरूरत होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। पेज 209 पे देखो, भारत के संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल और गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो नीति आयोग संवैधानिक है कि नहीं है। ये बना है मार्च 1950। किताब कब लागू कर ली, जनवरी में, इसमें था ही नहीं। पहले पॉइंट पर आ जाओ, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंग्लिश में टिक कर लो, इंग्लिश में देखो इसको एक्सप्लेन किया गया इसके नाम के नीचे, नीति को, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एक गलती पता है क्या है, पहले इंस्टीट्यूशन लिखा है और पीछे फिर आयोग भी लिख दिया। आयोग लिखने की जरूरत क्या थी जब इंस्टीट्यूशन लिख ही दिया था, लेकिन भारत है, यहाँ सब चलता है। तो नीति आयोग में नीति का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहला पॉइंट टिक करना। 1950 में स्थापित प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, पीसी प्लानिंग कमीशन, ये 50 में बना था, ये भी गैर संवैधानिक था, के स्थान पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की गई घोषणा के अनुसार, अंडरलाइन कर लो, 1 जनवरी 2015 नई संस्था अस्तित्व में आई। क्या नाम दिया नई संस्था को, नीति आयोग। क्या मतलब नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला टिक करना, इस नई संस्था को नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी ये छोड़ देना, हिंदी इसमें कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट पर आ जाओ, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता, थिंक टैंक, मेन टिक कर लो, थिंक टैंक बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करेगा, और केंद्र सरकार के साथ साथ, अंडरलाइन करना, राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण। नेक्स्ट लाइन पीछे टिक कर लो, केंद्र और राज्य सरकारों को नेशनल और इंटरनेशनल महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीतिक और तकनीकी सलाह भी देगा। तो इसमें इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि वो सलाह भी दे सकते हैं, तभी इसका नाम क्या रखा गया, बौद्धिक संस्थान है, ये थिंक टैंक है। ये कई बार आता है थिंक टैंक क्या है। नेक्स्ट टिक करना, सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल, सब कुछ आएगा इसमें भी और प्लानिंग इसमें भी। क्या नाम था उसका, एनडीसी, ये टिक कर लो। केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल मतलब एलजी को नीति आयोग की परिषद में शामिल। अगले पॉइंट की तीसरी लाइन टिक करना, ये न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक है, इसके लिए कोई अमेंडमेंट भी नहीं किया, न संवैधानिक न वैधानिक। दूसरे शब्दों में गैर संवैधानिक या संविधानेतर, जिसको आप कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी,
साथ ही एक गैर वैधानिक संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित निकाय नहीं है। इसका मतलब इसके ऊपर ना तो कोई एक्ट आया, ना कोई नियम बना, ना ये किताब में लिखा, किस किताब में, संविधान, और ना ही कोई संशोधन करना पड़ा। तो इसके लिए क्या कहोगे, ये संवैधानिक है, सांविधिक है या गैर संवैधानिक है? संवैधानिक कब होती, जब कहाँ नाम आता है इसका, किताब में। सांविधिक कब होती, जब कोई विधि, कोई एक्ट, कोई नियम बनाया होता। न ये संवैधानिक है और न ही ये सांविधिक है। ये कैसी बॉडी है, गैर संवैधानिक। इसका कहीं जिक्र नहीं आया, सरकार ने अपने हिसाब से बना दी। ये टिक कर लेना, गैर संवैधानिक। असंवैधानिक थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है कि भाई संविधान के अकॉर्डिंग ना हो, गैर मतलब उसमें नहीं है। जैसे देखो, शिक्षा के 3 प्रकार है ना, इसी तरह इसके 3 प्रकार हैं। शिक्षा के 3 प्रकार क्या होते हैं, एक होती है फॉर्मल एजुकेशन, एक होती है नॉन फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। इसी तरह समझ लो, पहले इसको समझ लो फिर वो अपने आप आ जाएगा। फॉर्मल होती है जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं भी एक जगह जाते हैं, एक बंधा हुआ टाइम होता है, टीचर्स होते हैं, टाइम पीरियड है, सिलेबस है, आपको रोज जाना है, अटेंडेंस लगवानी है, पढ़ना है, ये फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल होती है, हम रोज नहीं जा सकते, हम कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लें, ओपन से कर लें, हमारा एक सिलेबस है, एक टाइम पीरियड है, लेकिन हमें रोज नहीं जाना, फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी चले गए, कभी नहीं गए, कभी सैटरडे संडे क्लास लगी, कभी नहीं लगी, उसी जैसा है, लेकिन थोड़ा सा लीनियंट है इसमें। इनफॉर्मल में आपको कहीं नहीं जाना, आप घर पे रहते हैं, रिश्तेदारों से, परिवार से, माँ बाप से, दादा दादी से, मार्केट में गए, बाजार में गए, कहीं मेले में गए, ट्रेन में गए, बस में गए, उससे भी तो शिक्षा मिलती है, उसे कहते हैं इनफॉर्मल। ऐसे ही आपकी संवैधानिक है, संवैधानिक जो उस किताब में लिखी है, असंवैधानिक जो थोड़ा सा जो कहीं जिक्र नहीं है, नेगेटिव मान लेते हैं उसको, और गैर संवैधानिक जो किताब में नहीं लिखी लेकिन अस्तित्व में है, उसे कहते हैं गैर संवैधानिक। असंवैधानिक में लगता है कि भाई कुछ गलत कर दिया और संविधान से अलग है, तो उसे कहेंगे असंवैधानिक तरीके से काम किया। इसके बाद आ जाओ संसद के, ये हो गया, समझ में आ गया ये। तो नीति आयोग का जिक्र किस आर्टिकल में है, किसी में नहीं है, तभी तो गैर संवैधानिक है। क्या इसके लिए कोई एक्ट बना था, नहीं बना, फिर क्या कहोगे, क्या है ये गैर संवैधानिक। ना कोई कानून बनाया, ना आपकी किताब में कोई चेंज किया। नीति आयोग के उद्देश्य तो बिल्कुल बेसिक है, देश का भला करना इसका उद्देश्य है। अगले पेज पर आओ, इनकी सिर्फ रीडिंग ले लेना अपने घर पे, मेन में टिक कराती हूँ। 210 पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक कर लो, सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि भारत क्या है, देश है या राज्यों का संघ है। भारत का डेवलपमेंट कब होगा, छोड़ो किताब, अपने आप दिमाग लगाओ। इंडिया को अगर सच में डेवलप करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली शुरुआत होनी चाहिए गांव, क्योंकि भारत आज भी गांव में बसता है। ना गांव में आज भी अच्छी एजुकेशन, ना मेडिकल फैसिलिटी, ना ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दिखावटी ना ऊपर ऊपर की बातें कि देश प्रगति कर रहा है, असली प्रगति है जहां आपका 60% से ज्यादा आबादी रहती है। आज भी भारत का कितना बड़ा हिस्सा तो गांव में रहता है। कितने लोग ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा से वंचित हैं। आज भी कितने गांव हैं जहां प्रॉपर बसेस नहीं जा रही हैं, वो टेम्पो में लटक के आए तो आए, नहीं आए, स्कूल मिस कर दिया, कॉलेज नहीं जा पाए, नौकरी करना बड़ा मुश्किल है, दिक्कतें हैं ना ये। फिर तुम दावा करते हो कि वर्ल्ड में हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। असलियत क्या है, हमेशा चीजें शुरू की जाती हैं बेस से। मैंने शायद कल आपको प्राइमरी एजुकेशन का एग्जाम्पल भी दिया था। हम इसलिए तो नहीं सुधर पाए, अभी भी हम नहीं सुधरेंगे। इंडिया कितना ही अमीर बन जाए, वो अमीरी कुछ घरानों तक सीमित रहेगी। इंडिया में अमीरी जो है ना, वो आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी। वो तब चीजें सुधरेंगी जब किस पे काम होगा, गांव। जब एक एक गांव सुधर जाएगा ना, जितने गांव हैं, इन सबके बाद आपके जिले सुधरेंगे, उसके बाद आपका राज्य सुधरेगा और फाइनली आपका ऑटोमेटिक देश सुधरेगा। ये सिर्फ दिखावट करने से, कहने को आप 5वीं बिलियन ट्रिलियन में जो पहुंच गए ना, वो अंबानी, अडानी, हिंदुजा, टाटा, इस टाइप के परिवार हैं, लेकिन इनसे आम जनता तक थोड़ी पैसा पहुंचा। असली ग्रोथ क्या होती है, अगर यूरोपियन कंट्रीज कहती हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो वहां हर आम आदमी ग्रोथ कर रहा है, वहां कोई नौकर नहीं मिलता। तुम्हें पता है विदेशों में नौकर नहीं मिलते। अगर कहीं देखें ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, यहाँ नौकर पता कैसे होते हैं, यहाँ कोई हमारी तरह नहीं कि झाड़ू पोछा मार रहा है। कोई कितना ही अमीर है, अपने घर की सारी सफाई खुद करनी है। अमेरिका का राष्ट्रपति जब रिटायर हो जाता है ना, जिसको कि जनता चुनती है इतनी बड़ी पोस्ट पर, वो भी जब अपना ये व्हाइट हाउस छोड़ के अपने नॉर्मल घर में जाता है, तो घर के कूड़े को उठा के उसको और बाहर रखना पड़ता है। वहां पे गाड़ी आएगी, कूड़े को वो ले जाएगी। राष्ट्रपति तक अपना कूड़ा उठाता है। कोई नौकर नहीं है यहाँ, क्योंकि सब डेवलप्ड है। अगर आप किसी को अपने घर में बुलाते हैं ना, तो वो एक लंबी गाड़ी में आएगा और वो नौकर के नाम पे क्या करेगा, उसके पास सारे वो होंगे जो ये होते हैं मशीनें और ये सब सफाई की, और वो 1-1.5-2 घंटे आपके घर को बिल्कुल चमका देगा। वो पढ़ा लिखा सूटेड वूटेड टाइप का आदमी होगा, और हो सकता है आपसे भी लंबी गाड़ी में बैठ के आए वो, और 1.5-2 घंटे के वो इतने रुपए ले जाएगा जितने तुम महीने में कमाओगे। तो ऐसा नौकर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपना काम खुद करो। विदेशों में कोई झाड़ू पोछा नहीं करने आता, कारण वहां इन तक को डेवलप कर दिया, कोई है ही नहीं नौकर वहां। और आपके देश में इतना चीप लेबर है, 800 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए में लोग दिन भर काम करते हैं।
पूरा महीना काम करते हैं। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए विदेशी आगे है। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि यूरोप को चीटिंग मारने से आगे नहीं बढ़ेंगे। यूरोप का बेस देखो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्यों एडवांस्ड है? इन्होंने एक एक चीज को उठा के हर किसी को पढ़ा दिया। जापान छोटा सा देश है, टेक्नोलॉजी के दम पे आज हमसे कितना ज्यादा आगे है। अगर देखा जाए तो हमारे पास उतनी जमीन होती तो शायद हम पता नहीं कितने नीचे गिर गए होते। उसने देखो कितने नुकसानों के बावजूद वर्ल्ड में अपना नाम खड़ा कर रखा है। ओलंपिक की लिस्ट में भी दिखाई दिया ना, टॉपर्स में वो। और हम दुनिया भर का पैसा हमारे पास, हम 5वीं 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था थे। लेकिन जब देखते हैं, और ये भी मान के चलो, जो ये थोड़े बहुत मेडल आते हैं ना, ये अपनी मेहनत से आते हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही आपकी सरकार किसी को बढ़ावा नहीं देती, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। हम किसी एक सरकार की बुराई नहीं कर रहे। इससे शुरुआत होगी तब यहाँ तक पहुंचेगा। ये बात सोचने की, और सबको पता भी है पढ़े लिखों को, लेकिन आपके देश में सारा ध्यान किस पे दिया जाता है? इसलिए 75 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ और ना ही होगा। कोई बड़ी बात नहीं, 2047 भी अब आ जाएगा। फिर आप कहेंगे 100 साल पहले हम आजाद हुए। बहुत सारे देश ना 1940 से और 1970 के बीच में आजाद हुए हैं, बहुत सारे देश, और आज तुमसे कई गुना आगे हैं। कारण उन लोगों ने बेस को पहले स्ट्रांग बनाया। आपके देश में क्या, पहले ऊपरी परत को सोचते हैं अच्छा बना दे, ऐसा कभी नहीं होता। शुरुआत हमेशा बेसिक से की जाती है। आपका बेस है गांव, जब तक गांव नहीं संभलेंगे, सुधरेंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आना। चाहे मोदी जी 50 साल बैठे रहें और चाहे कांग्रेस आए, चाहे कोई पार्टी आए, जब तक बेस को नहीं सुधारोगे ये कभी सुधर ही नहीं सकता। इसको जानबूझ के प्लानिंग का हिस्सा कह लो कि काम नहीं करना, या पता नहीं समझ ही नहीं है। ऐसा तो मान नहीं सकते कि समझ नहीं है, क्योंकि वहां बैठने वाले लोग IAS रैंक के हैं जो प्लानिंग में शरीक होते हैं। शायद ये लंबी प्लानिंग है कि देश का विकास ना ही हो तो ही ठीक है। जितनी बड़ी मूर्खों की फौज होगी उतना नालायक लोग राज भी तो कर पाएंगे ना। जिस दिन लोग पढ़ लिख गए उस दिन नालायकों को हटना पड़ेगा, फिर बुद्धू आदमी राज नहीं कर पाएगा। आज जो आपके देश में आधे अनपढ़ राज कर रहे हैं ना, इसका कारण ही ये है क्योंकि अब तक गांव ही नहीं सुधरे। जिस दिन गांव सुधरने स्टार्ट हो गए, देश अपने आप बदलेगा। चलो देखें जरा अगला पॉइंट। तो पहला पॉइंट कहता है सशक्त राज्य ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। और राज्य सशक्त कब होंगे? जब गांव सशक्त होंगे। इस पे काम करना चाहिए। इसके बाद 3 पॉइंट सेल्फ रीडिंग के हैं। अगले पॉइंट पे आ जाओ। रणनीतिक और दीर्घावधि यानी लंबे टाइम के लिए नीति और कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना, पहल करना, उनकी प्रगति और क्षमता को मॉनिटर करना। अब दीर्घ अवधि के लिए कार्यक्रम बनाने का मतलब होता है भाई आज से 10 साल बाद मेरा भारत कैसा हो। जैसे शिक्षा को देखें, कितने साल की एजुकेशन मानते हो तुम बेस का काम कर सकती है? कितने साल तक अच्छा पढ़ा दें कि बच्चा जिंदगी में कामयाब जरूर हो जाए, गारंटी है। कितने तक पढ़ा दें? अगर 12 साल पढ़ा दे तो कंफर्म है कि वो ठीक रास्ता पकड़ लेगा। अगर किसी बच्चे को पहली से 12वीं तक बहुत बढ़िया टीचर्स मिले और उस बच्चे ने भी ध्यान दिया, 12वीं के बाद क्या वो कमाने खाने लायक बन सकता है? 12वीं तक सबके अंदर एजुकेशन, स्किल, हेल्थ, ये 3 चीजें डेवलप हो जाती है। उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। कोई पागल नहीं होता। हम इंडियन सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अकल नहीं है, लेकिन कायदे से देखें ना तो 9वीं के बाद सब में धीरे धीरे अकल आनी स्टार्ट हो जाती है। जो बच्चा बिगड़ रहा होता है उसको पता होता है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है। कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। हर आदमी जानता है कि मैं गलत हूँ या मैं ठीक हूँ। इसमें कोई बाहर से नहीं बताने आता। विदेशी कहते हैं 12 साल तक इन्होंने अच्छे काम कर लिए, जापान जैसों ने। उसके बाद इन्होंने अपने बच्चों को प्रोफेशनल लाइन पे डाल दिया। जिसको जो करना है, जिसको लगता है मैं इस काम में अच्छा हूँ, उस तरफ चले जाओ। हमारे देश में क्या है, प्रोफेशनल तो हम सोचते ही नहीं है। आप में से कितने लोग हैं, अपने आप को देखो। तुम में से आधे लोग BA करके आ गए, कुछ BCom करके आ गए, कुछ BSc करके आ गए, कुछ टीचिंग की भी डिग्री लेके आ गए, एक आधे ने MCom, BTech, MSc वगैरह भी कर रखे होंगे। जब ये सब किया था तो क्या तुम्हारे मन में था कि हमें भी बढ़िया तरीके से अपना लाइफ बनानी है? ये देखम देखी करते हैं हम लोग। इंडिया में इतनी समझ ही पैदा नहीं होती। हमारे देश में ना करियर को लेकर लोग नील हैं, बिल्कुल बेवकूफ। 12वीं तक उनको ये अकल ही नहीं होती कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ना चाहिए। विदेशी अपने बच्चों के सामने इतने रास्ते खोलते हैं, एक जो तुम्हें पसंद हो उसको चुन लो। जिस चीज को मन से करोगे ना वो हमेशा अच्छी होगी। हमारे यहाँ क्या कंपलसरी, बच्चा थोड़ा सा ठीक है तो साइंस लेनी ही पड़ेगी। आर्ट्स कैसे ले लेगा? उसका इंटरेस्ट है कविताएं पढ़ने में, लेकिन आर्ट्स नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि फिर सब लोग हंसेंगे, बता इसका लड़का जो है, इसकी बेटी ये आर्ट्स पढ़ रहे हैं, वैसे तो 90% है, वैसे आर्ट्स। ये जो सोच है ना, इस कारण हमारा देश पिछड़ा पड़ा है। हम सबको एक लीक पे दौड़ना पड़ता है। लेकिन अब मेरा ऐसे कहने से तुम तो नहीं बदलने वाले और ना ही बदल सकते। पहली प्रायोरिटी पर रखो कि अपनी जॉब पकड़ें। हमारे जैसे गरीब देश में ना ये सब चीजें रखी रह जाती हैं। शौक पहली चीज होती है, मेरे पास पैरों पे खड़े होकर पैसे आते हो, फिर मैं अपने शौक पूरे कर लूं। कोई भी अच्छा शायर, अच्छा गायक, अच्छा फोटोग्राफर, अच्छा डांसर तब तक रहता है जब तक उसके पास पैसा है। उस दिन सत्यवान सरोहा जी आए थे जो टीचर्स डे पे प्रोग्राम करने वाले हैं, तब मैंने शायद बताया था कि बहुत बढ़िया, इसी क्लास में आए थे ना वो। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि बहुत बढ़िया, अपने टाइम के नंबर 1 थे ये। लेकिन पता है उनको नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी नहीं मिल पाई तो घर के खर्चे में दिक्कत आई। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करते करते आदमी ना डिप्रेशन में चला जाता है। जो लोग पैसा कमाते हैं वो शायरी भी अच्छी कर लेते हैं, वो सारे काम। कुमार विश्वास का नाम सुना होगा। कुमार विश्वास के हाथ में नौकरी थी, लेक्चरर थे, पता है ये बात तुम्हें? लेक्चरर थे यूनिवर्सिटी में, बढ़िया पढ़ाते, बढ़िया कमाते थे। उस कारण से शौक आगे बढ़ता गया। फिर उनकी पत्नी भी लेक्चरर है, वो भी बढ़िया कमाती हैं। ये सब शौक इंडिया में तब हैं जब आपके हाथ में क्या हो,
वरना कुछ नहीं है। विदेशियों में ऐसा नहीं है, वहाँ एक आदमी अपने प्रोफेशन को अपने शौक से चुनता है, लेकिन आपका देश इतना गरीब है, अभी इतनी समझ नहीं है कि अगर आप शौक के पीछे दौड़े तो आप फंस जाएंगे। कितने लोग हैं जो नीरज चोपड़ा बनते हैं, कोई लाखों में से एक धुरंधर निकलता है, कोशिश तो बहुत लोग करते हैं। ऐसे ही कितने लोग हैं जो जितने ये जीत के आए इनमें से तुम देखो 127 लोगों की तो टीम भेजी थी तुमने, उस 127 में क्रीम थी, जीत के कितने आए? 8, टोटल 8 ही जीते थे ना, पैरालंपिक को छोड़ दो। 7 थे, 8 थे, 4 2 6 7, 7 थे ना, 1 2 और 4 थे, 7। 127 में से 7 मतलब 120 क्या करने गए थे? उनकी गलती नहीं है, ये तो हमारी कहीं ना कहीं हमारी भी कमजोरी है। लेकिन आप ये देखो उन 120 का नाम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, इन 7 का नाम चला। ये तो 127 में से 7 का जीतना कोई अजूबा नहीं था। उन 120 को देखो, पूरे क्राउड में से वो 120 चुने गए थे। तो आपके देश में ना शौक कुछ दिन चलते हैं, मेन चीज जो चलती है वो पैसा चलता है। अभी आपका देश उतना एडवांस्ड नहीं है, जब कभी होगा तब हम भी ये बातें करेंगे कि शौक को अपना पैशन जो है उसके पीछे भागना चाहिए। इंडिया भी उतना एडवांस्ड नहीं हुआ। चलो पढ़ते हैं। तो दीर्घ अवधि के लिए नीति और कार्यक्रम का ढांचा ये बनाते हैं। इसके बाद इसी में नीचे से तीसरा पॉइंट टिक करना, आवश्यक संसाधनों की पहचान करते हैं, कार्यक्रमों और उपायों के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय मूल्यांकन और सक्रिय निगरानी करना। ये सब काम है देश के लिए प्लानिंग करने का। किस आयोग का? नीति आयोग। पहले यही आयोग क्या था? योजना आयोग। किसने नाम बदल दिया? पीएम मोदी जी ने। कब बना दिया? 2015 में। अब आ जाओ संरचना पर, कौन कौन है इसमें? अध्यक्ष टिक करना, भारत का पीएम, ये पदेन है, कोई भी आएगा वही बनेगा। उपाध्यक्ष टिक कर लो, प्रधानमंत्री बनाते हैं, इनका पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। अगले पेज पे आ जाओ, पदेन सदस्य कर लो, जो हमेशा रहेंगे, कैबिनेट मंत्री होंगे ये, टिक करना पदेन, पेज 211 पर ऊपर से दूसरा। केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य, पीएम इनका नाम देगा, तो खुद होगा, एक उपाध्यक्ष बनाएगा और 4 कैबिनेट मंत्री। इसके बाद नीचे टेबल, इसमें देखो नीति आयोग के सदस्य एक दृष्टि में दिए हैं। अध्यक्ष टिक करना, नीचे बिल्कुल एंड में श्री नरेंद्र मोदी। पहला उपाध्यक्ष टिक कर लो, अरविंद पनगड़िया। वर्तमान टिक कर लो, राजीव कुमार, अर्थशास्त्री। इसके बाद पदेन पे आ जाओ सीधे, या मुख्य कार्यकारी टिक कर लो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अमिताभ कांत, सीईओ हैं ये, लिख लो अमिताभ कांत के पास सीईओ। पदेन सदस्य टिक करना, ये अब तो ये छोड़ दो क्योंकि ये सारे बदल गए। यहाँ कौन कौन हो गए उनके नाम टिक करो। निर्मला सीतारमण के आगे टिक कर लो, ये हैं अभी, बदले थे पीछे, ये निर्मला सीतारमण हैं। और इसमें नरेंद्र सिंह तोमर टिक कर लो, ये भी हैं। मंत्रालय छोड़ दो, मंत्रालय सब चेंज है। यहाँ फटाफट से 2 नाम और लिखो, अमित शाह हैं, अमित शाह, और राजनाथ सिंह भी हैं, ये भी ठीक कर लो। तो 4 मंत्री हो गए, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। पीयूष गोयल अब नहीं है, छोड़ देना। अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र तोमर, ये सारी चीजें बदल गई हैं। पता है ना तुम्हें, मंत्रालय बदला है पीछे, इसी साल मंत्रालय बदला है। इसमें कुछ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बस, ये यही बातें थी इसकी मेन। अगले टॉपिक पे आ जाओ, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल क्या है? डी मतलब डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? पीएम। ये कब बना? 1952 में, प्लानिंग कमीशन के बाद बना था, ये अब तक चल रहा है। पहला टिक करना, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना अगस्त 1952 को नियोगी समिति की सिफारिश पर। अगला भी टिक कर लो, एनडीसी गैर संवैधानिक है और गैर वैधानिक। इसका क्या मतलब? ना इसका जिक्र उस किताब में आया और ना इसके लिए कोई एक्ट बनाया। इसके बाद उद्देश्य में टिक करना, पहला पॉइंट, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन का मुख्य उद्देश्य योजना के निर्माण और क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग को प्राप्त करना। क्या राज्यों के सीएम बुलाए गए हैं इसमें? सारे सीएम, सारे प्रशासक सब आएंगे। इसके गठन पे आ जाओ नीचे, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष है। सभी कैबिनेट मंत्री, उसमें कितने कैबिनेट वाले आए थे? 4। नीति आयोग में कितने थे? 4। इसमें सारे कितने कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं आपके देश में? टोटल मंत्रिमंडल कितनों का, मंत्री परिषद कितनों से बन सकती है? हाँ 15%। किसका 15%? 543 का। 15% से ज्यादा मंत्री नहीं होंगे। अभी निकालते हैं तो कितने निकलते हैं? 81। आपके प्रेजेंट में कितने हैं? 78। 77 प्लस 1 पीएम, इतने बैठे हुए हैं। अब बस 2-3 की कसर है, वरना जितने हो सकते हैं मैक्सिमम उतने पहुंचने वाली है बीजेपी सरकार। ये टिक कर लो, प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। लेकिन ये 78 कैबिनेट नहीं है सारे, इनमें से कुछ कैबिनेट हैं 22-24, कुछ राज्य मंत्री और कुछ उप मंत्री भी हैं। सभी राज्यों के सीएम टिक कर लो, मुख्यमंत्री। यूटीज के मुख्यमंत्री या प्रशासक, यूटी में कहाँ कहाँ सीएम है? दिल्ली और पौंडीचेरी, लिख लो यहाँ जहाँ लिखा है केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम, यहाँ लिख लो दिल्ली, पुदुचेरी। क्या हुआ? हाँ, पुदुचेरी में पीछे कांग्रेस थी ना, फिर वहां से हटा के और राष्ट्रपति शासन के बाद रंगासामी आ गए। अगला टिक करना, योजना आयोग के सदस्य। जो योजना आयोग को काट के अब क्या कर लोगे? नीति आयोग। काट दो इस योजना को, अब ये खत्म हो गया। अब नीति आयोग के सदस्य, फिर नीति, योजना आयोग के बाद देखो नीति आयोग ब्रैकेट में, योजना आयोग को काट दो। नीति आयोग का सचिव, सचिव जानते हो कौन होता है? आपके देश में सबसे पढ़ा लिखा आदमी होता है जो किस पोस्ट पे बैठता है? सचिव। हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं,
वित्त सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, जितने नाम सुने ना, पर्यावरण सचिव, रेल सचिव, जहां नाम आएगा सचिव आएगा। सचिव किस रैंक का अधिकारी होता है? आईएएस। जो तेज दिमाग आईएएस होते हैं ना, जो फील्ड में बहुत बेहतर होते हैं, आईएएस कभी पूरी जिंदगी आईएएस नहीं रहता है 5 साल काम करेगा, 5 से 6 साल। पहले किसी जिले में भेज देंगे, डीसी बना दिया, डीएम बना दिया, फिर वहां से इसको दिल्ली बुला लेते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं दिल्ली में किसी मंत्रालय में इसको 5-6 साल काम कराते हैं। जब ये दिल्ली में मंत्रालय में किसी में काम कर रहा होता है ना, सेक्रेटरी के रूप में या इस तरह के छोटे थोड़े रैंक पे लगा के, फिर देखते हैं काम की कितनी समझ है, फिर वापस भेजते हैं। 5-6 साल फिर से फील्ड में काम करेगा, जाएगा उसी में जहां का कैडर इसको स्टार्टिंग में मिला, फिर वहां से वापस बुलाते हैं, फिर काम देखते हैं। धीरे धीरे फील्ड और थ्योरी को इसको एग्जीक्यूट करना आ जाता है। फिर जो लोग इनको लगते हैं हाँ ये हमारा काम बढ़िया करेंगे, तो उस कंडीशन में ये उनको अपने सेक्रेटरी बना लेते हैं। अभी जो करनाल डीएम इसने किया ना, एसडीएम ने, करनाल एसडीएम की, कुछ लोगों ने देखा क्या कहा है, कुछ लोगों ने कहा नेताओं की चमचागिरी के चलते इन्होंने ऐसा आदेश दिया। नेताओं की चमचागिरी का क्या फायदा होगा? अगर लॉन्ग रन में देखें तो ये फायदा होगा, अगर ये न्यूज में रहेंगे अच्छे, सरकार के लोग भाई ये आदमी हमारे काम का है, मंत्रालय में अच्छी जगह बैठा के 5-6 साल उसको काम सिखाएंगे, फिर वापस फील्ड में भेजेंगे, फिर वापस मंत्रालय, और जो इनको लगता है ये हमारा काम बढ़िया निकालेगा, उसको फाइनली ये क्या बना लेंगे? अपना सचिव। देश में सबसे बड़ी नौकरी है भारत सरकार का मुख्य सचिव बनना, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुख्य सचिव किसका बन गया? अगर भारत सरकार, ये एक आदमी बन सकता है बस, क्योंकि मुख्य सचिव तो एक ही होगा। ये सबसे बड़ी नौकरी है सरकार के अंडर, इससे ऊपर कोई सरकारी नौकरी नहीं है। तो सचिव बनने का मतलब आप आईएएस रहे हैं, और मुख्य सचिव और भारत सरकार के बनने का मतलब सरकार की नजरों में आप बेस्ट आईएएस रहे हैं, आपने सारे काम बहुत बढ़िया किए, तो वो आपको सचिव बनाते हैं, और उनमें से बेस्ट किसी एक को बना देते हैं भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो ये भाई अब तो देखना पड़ेगा कौन है, चेंज करते रहते हैं जरूरत के अनुसार। देखो इसके बाद 213 पे हम कहाँ पहुंचे, क्या पढ़ रहे थे हम? अच्छा सचिव, हाँ ये सचिव टिक कर लो। सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में काम करता है। सचिव मतलब आईएएस अधिकारी है बड़ा। इसके बाद इसके कामों पे आ जाओ। पहला टिक करना, राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश देता है। कौन बनाएगा योजना? योजना कौन बनाएगा? नीति आयोग। और निर्देश कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। अगला पॉइंट पढ़ लो, योजना आयोग लिखा है, योजना की जगह आप क्या लिखे हैं? नीति आयोग। ठीक कर लो इसको। नीति आयोग द्वारा बनाई गई योजना पर विचार करना और योजना को अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। टिक कर लो, अंतिम स्वीकृति। योजना बनाने का काम करता है थिंक टैंक, जिसको आप क्या कह रहे हैं? कौन सा आयोग? नीति आयोग। नीति आयोग अपनी प्लान को पूरी फाइल बनाता है, भाई हम ये काम करेंगे, लेकिन इस फाइल को तब तक काम पे नहीं लगाया जाएगा जब तक किसकी स्टैंप ना लग जाए? एनडीसी। दोनों का मुखिया कौन है? दोनों में कैबिनेट मंत्री हैं। इसमें कितने थे? 4, और इसमें सारे, उसमें सीएम है, इसमें राज्यपाल है, डिप्टी सीएम, या जो भी हैं सारे आदमी। तो इन दोनों को ये मान लो एक जैसे ही तो हैं, ज्यादा अंतर है ही नहीं। तो जो नीति आयोग फाइल बनाएगा, क्या तुम्हें लगता है एनडीसी आसानी से साइन कर देगा? दोनों एक ही आदमी के हैं, उसका भी हेड पीएम, उसका भी, उसका सचिव सब सेम है, तो तुरंत से स्टैंप लगेगी। ये टिक कर लो। इसका क्या पढ़ रहे थे हम? काम ना, संसाधनों का अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। नेक्स्ट करना, योजना के क्रियान्वयन में संसाधनों का अनुमान लगाना, भाई कितना खर्चा कहाँ आएगा। एक पॉइंट छोड़ के अगला, समय समय पर राष्ट्रीय योजना के कामों की समीक्षा करना, काम ठीक भी है कि नहीं। योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना, कि हम क्या अच्छा उपाय करें कि हम योजना को फाइनल कर दें। अगला टिक कर लो, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी। तो पूछे कि सुपर कैबिनेट किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्यों कहते हैं सुपर कैबिनेट? सब तो है इसमें, कौन कौन है इसमें? पीएम है, कैबिनेट है, सीएम है, राज्यपाल है, तो सुपर कैबिनेट अपने आप बन गई। ये कहा है के संथानम ने। इसके बाद लास्ट पॉइंट करना, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं है। तो क्या एनडीसी की सारी बातें मानना जरूरी है या नहीं है? लिखा तो है सलाहकारी है, मर्जी है मानो ना मानो। तुम्हें क्या लगता है ये आपस में लड़ती होंगी कभी? योजना कभी भी नीति आयोग और एनडीसी लड़ती क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ही हैं, इसी को आप कह रहे हैं एनडीसी। कोई ज्यादा अंतर है ही नहीं, दोनों का मुखिया एक, दोनों के ऑलमोस्ट मेंबर भी वैसे ही हैं, बस इतना फर्क है इसमें कैबिनेट के कितने थे? 4, और इसमें सारे आ गए, बस इतना फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो क्यों लड़ेंगे आपस में? किसकी? नहीं, ऐसी सैलरी नहीं होती, जो सचिव है उसको मिलेगी। पीएम को तो अपनी सैलरी अपने हिसाब से मिलेगी ना, ये तो उसका काम है कि इसकी बैठकों में जाना, ये कोई ऐसा सरकारी काम नहीं है, तो अपने फायदे के लिए जाते हैं। पेज 214 पर देखो, पहला पॉइंट, राष्ट्रीय विकास परिषद संसद के नीचे सबसे बड़ा निकाय है। टिक कर लो। संसद और राष्ट्रीय विकास परिषद में सबसे बड़ा अंतर बताओ क्या है? थोड़े से इसमें कॉमन सेंस यूज करो। संसद में कौन था? सत्ता प्लस विपक्ष, हारे हुए जीते हुए ना, पार्टी हारी आदमी जीते। कितने आदमी थे इसमें? क्या इसमें एनडीसी के आदमी भी थे? एनडीसी है ही सरकार। एनडीसी का मतलब कौन है? पीएम प्लस कैबिनेट, यही तो है मेन। सीएम को छोड़ दो। अब ये देखो, क्या ये सारे आदमी संसद में नहीं बैठते?
तो वो कहें अगर कि क्या एनडीसी संसद का ही एक संसद के ही लोग एनडीसी का भाग हैं? बिल्कुल। संसद के बाद दूसरी बड़ी संस्था को आप क्या कहते हैं? एनडीसी। इनमें कौन है जो संसद